बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान हटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। जिस तरह एक माशरा इंसानों से मिलकर बनता है और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे अशिया भी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं बच्चे कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाता हैं तो उसके लिए हम ईंट या ब्लॉक्स लाते हैं और उनसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं। या एक दूसरा मिसाल भी हम ले सकते हैं बच्चे, आप देखते हैं कि जब एक जगह पर एक दरख्त होता है तो उसको कोई जंगल का नाम नहीं देता, लेकिन जब बहुत सारे दरख्त एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे एक जंगल बन जाती है। या एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं बच्चे, आप देखते हैं कि किसी जगह पर एक जानवर रहता है, उसी जानवर को कोई रेवड़ नहीं बोला जाता बल्कि एक जानवर का नाम बोला जाता है। जब वहाँ पर इसी तरह बहुत से दूसरे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और एक ग्रुप बन जाते हैं तो उसी ग्रुप को हम रेवड़ का नाम देते हैं। तो बच्चे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ की जिससे पूरे जानदार उसी चीज़ के ग्रुप से या उसी एक चीज़ से ही बन जाते हैं। तो आओ जाते हैं, वो चीज़ क्या है, व्हाट इज़ सेल, यानी सेल क्या है। बेसिकली बच्चे सेल तमाम जानदारों की एक बुनियादी इकाई है। इकाई का मतलब ये कि तमाम जानदार इसी सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, सेल क्या है, सेल का माना क्या है, सेल की डिफिनीशन क्या है और सेल कैसे डिस्कवर हो गया और उसके बाद सेल थ्योरी किस तरह जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई और उसके बाद सेल थ्योरी में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते गए। तो इस पूरे वीडियो में हम आज इन 3-4 टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जाते हैं, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। सेल क्या है, सेल बेसिकली लैटिन वर्ड सेलुला से निकला हुआ है। वर्ड सेल एक लतीनी जुबान का लफ्ज सेलुला से निकला हुआ है। सेलुला का माना है स्मॉल बॉक्स या स्मॉल चैम्बर या स्मॉल हनी कम्ब लाइक कंपार्टमेंट। यानी जब सबसे पहले एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 में 1665 में जब वो सेल को डिस्कवर कर गया तो उसी वक्त जिस चीज को वो स्टडी कर रहा था उसी चीज में छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे। मिसाल के तौर पर बच्चे हम इस तरह बोल दे कि ऐसे चीजों से वो शेप बना हुआ था और उन्होंने इन स्मॉल कंपार्टमेंट, इन स्मॉल चेम्बर्स को सेलुला का नाम दिया गया। सेलुला लैटिन वर्ड है, इस तरह के चेम्बर उनको नजर आए। सेलुला लतीनी जुबान का लफ्ज है, सेलुला लतीनी जुबान का लफ्ज है और लतीनी जुबान में कंपार्टमेंट या चेम्बर या बॉक्स के लिए सेलुला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जो साइंटिस्ट यानी रॉबर्ट हुक का मादरी जुबान लैटिन लैंग्वेज था तो उसने अपने लैटिन लैंग्वेज में इन चेम्बर्स को, इन कंपार्टमेंट को या इन बॉक्स को सेलुला का नाम दिया। तो समझ आ गई यहां तक। सेलुला मतलब सेलुला स्मॉल बॉक्स या चेम्बर को कहा जाता है। ये था बच्चे सेलुला का, सेल का मीनिंग। उसके बाद हम डिफिनीशन की तरफ जाते हैं, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो सेल में भी डिफाइन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम एक कॉमन डिफिनीशन करते हैं सेल की। याद रखें बच्चे, इस डिफिनीशन में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है बच्चे बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन। यानी
अगर हम इसी डिफिनीशन को एक्सप्लेन करते जाए तो हम इसी डिफिनीशन में दो बातें एक्सप्लेन करना जरूरी समझेंगे। पहला है बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा पोर्शन है बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले की तरफ जाते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि इस नेचर में जितने भी जानदार रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, जिस किस्म के जानदार हैं, उन सारों का जिस्म सेल का बना हुआ होगा, ख्वाह वो एक सेल है या वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये डिफिनीशन का पहला पॉइंट हो गया। डिफिनीशन का दूसरा पॉइंट, सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है बच्चे कि जानदारों के जिस्म में जितने भी अफ़गाल परफॉर्म होते हैं, जितने भी सेल मौजूद होते हैं, हर सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। कोई भी सेल फजूल नहीं है, हर सेल प्रॉपर फंक्शन अदा करता है। लेकिन जब किसी सेल का फंक्शन बेकार हो जाता है तो उसी वजह से हम उस कंडीशन में उसी सेल को एबनॉर्मल सेल कहते हैं, मैलिग्नेंट सेल्स कहते हैं, कैंसरियस सेल कहते हैं, माल फंक्शन सेल्स का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बच्चे यहां पर साइंसदानों ने यह बात एक्सप्लेन की है कि सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों के जिस्म में सारे सेल मखसूस फंक्शन अदा करेंगे। यह था बच्चे सेल की डिफिनीशन की एक्सप्लेनेशन। तो बच्चे एक और डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल तमाम जानदारों का जिस्म सेल का बना हुआ है, जो कि हम बात कर रहे थे बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। यानी ये फिक्रा बेसिक सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन है बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर का। तो इसी तरह बच्चे यानी तमाम जानदारों का जिस्म सेल का बना हुआ होता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, दैट कैरी ऑल द एक्टिविटी ऑफ लाइफ, यानी वो जिंदगी के तमाम अफ़गाल परफॉर्म करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट जो हमने यहां पर बता दिया, दैट कैरी ऑल द एक्टिविटी ऑफ लाइफ, ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यानी बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस डिफिनीशन से बच्चे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम जानदारों का जिस्म सेल का बना हुआ है और ये सेल जिंदगी के तमाम अफ़गाल परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर बच्चे हम आगे जाते हैं, इसी टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। जब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं या सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ऐसे स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। लफ्ज साइटो सेल को बोला जाता है और लॉजी स्टडी को बोला जाता है, यानी स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। या बच्चे इस डिफिनीशन को हम मजीद भी बेहतर कर सकते हैं, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अलावा बच्चे एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है जिसको हम बोलते हैं सेल बियोलॉजी। सेल बियोलॉजी को भी हम इस तरह डिफाइन करते हैं, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल बियोलॉजी। अब बच्चे हम जाते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की तरफ। 1665 में 1665 में जब पहले माइक्रोस्कोपी की तरफ साइंसदानों का रुझान हुआ, तो इस दौरान साइंसदानों में से एक बड़ा साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिसका नाम है, उसी ने प्लांट के कार्क टिश्यू पे काम किया माइक्रोस्कोप की मदद से। कौन से माइक्रोस्कोप की मदद?
कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे थे और उसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से प्लांट के कार्क टिश्यू 1665 में रॉबर्ट हुक स्टडी कर रहा था। इसी स्टडी के दौरान रॉबर्ट हुक ने इसी कार्क टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह के कंपार्टमेंट देख लिए और इस कंपार्टमेंट को, इन बॉक्स को उन्होंने सेलुला का नाम दिया और इसी से सेल डिस्कवर्ड हो गया। तो इसी पॉइंट को रॉबर्ट हुक ने अपने पब्लिकेशन यानी अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश भी किया और उसके रिसर्च पेपर का नाम था माइक्रोग्राफिया। उसके बाद बच्चे एक और पॉइंट की तरफ हम जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। यानी जब सेल डिस्कवर्ड हो गया तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने सेल के डिस्कवरी के साथ साथ जानदारों को भी स्टडी करना शुरू किया। तो जानदारों की स्टडी करने के साथ साथ पहले बच्चे जब सेल के बारे में बात शुरू हो गई, रॉबर्ट हुक के काम से यह बात शुरू हो गई। उसी वक्त बच्चे सबसे पहले जो बात थी वो ये थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म cell is the basic unit of structure and function of all living organism। सेल थ्योरी में यही एक पॉइंट था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी पॉइंट को वो सेल थ्योरी का नाम देते थे। लेकिन बाद में बच्चे दो मुख्तलिफ जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था मिताइस श्लाइडन, जो कि बॉटनिस्ट था, और 1838 में उसने इसी रॉबर्ट हुक के काम को जब उन्होंने यानी मजीद एक्सप्लेन किया तो उसको भी ये कंपार्टमेंट नजर आए और उसने सेल के बारे में अपनी थ्योरी पेश कर ली, वो भी प्लांट सेल के बारे में। क्योंकि ये मिताइस श्लाइडन बजाते खुद बॉटनिस्ट था 1838 में। इसी मिताइस श्लाइडन ने बच्चे सेल थ्योरी में पहले पॉइंट को मजीद आगे लेके गए और उनसे ये 3 पॉइंट लिए गए प्लांट के बारे में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था थियोडोर श्वान, ज़ूलॉजिस्ट था, यानी वो एनिमल को स्टडी कर रहा था। 1839 में इसी श्वान ने एनिमल टिश्यू को स्टडी किया और उसने भी सेम ये चीजें जिस तरह के रॉबर्ट हुक ने या मिताइस श्लाइडन ने मालूम किए थे उसको भी यानी थियोडोर श्वान को भी वो चीजें नजर आए और उसने भी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होते हुए सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। कैसे आगे बढ़ाया, आगे जाते हैं एक और पॉइंट की तरफ। लेकिन बच्चे सेल थ्योरी चूंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने जानदारों का स्टार्ट यानी पौधों और जानवरों का स्टार्ट लिया तो इसी बेस पर उन्होंने फंडामेंटल जनरलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी का नाम भी दिया। बाद में प्रॉपर इन दोनों के स्टेटमेंट को सेल थ्योरी का नाम दिया। पहले इसको फंडामेंटल जनरलाइजेशन का नाम वो देते थे, लेकिन जब इन दोनों ने अपनी थ्योरी पेश कर ली, इन थ्योरी को पेश करने से पहले बच्चे एक और चीज आपको मैं बताऊं, साइंस में स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी बायोलॉजिकल साइंस में जब कोई साइंटिस्ट कोई चीज डिस्कवर कर लेता है तो इंटरनेशनल बायोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में उसी चीज को डिफेंड करता है। तो डिफेंड करने के लिए जब ये दोनों साइंटिस्ट मिताइस श्लाइडन और थियोडोर श्वान आए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो दोनों ने अपनी अपनी सेल थ्योरी पेश कर ली। लेकिन उसी वक्त वो मिताइस श्लाइडन अपनी सेल थ्योरी अबाउट प्लांट पेश कर रहा था, जबकि थियोडोर श्वान सेल थ्योरी को अबाउट एनिमल पेश कर रहा था। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने जब एक ही वक्त में एक जैसे पॉइंट पौधों के बारे में और एक जैसे पॉइंट
जानवरों के बारे में एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक ही छत के नीचे, एक ही टेबल पर जब उन्होंने पेश कर दिए तो दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि मैथाइस श्लाइडन और तेडर श्वान जो बात कर रहे हैं पौधों और जानवरों के बारे में, वो बात एक ही जैसे हैं। बेशक एक अपनी बात यानी तेडर श्वान मैथाइस श्लाइडन 1838 में अपनी थ्योरी बनाई हुई थी और तेडर श्वान ने 1839 में बनाई हुई थी, लेकिन जब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेश कर रहे थे तो उसी वक्त दोनों की थ्योरी को मिला करके इससे बनाया गया सेल थ्योरी बनाया गया। उसी सेल थ्योरी के मेन पॉइंट कौन से हैं वो बच्चे अभी हम पढ़ते हैं। तो मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पहला पॉइंट था बच्चे। दूसरा पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन cell called unicellular or many cells called multicellular। ये दूसरा पॉइंट था सेल थ्योरी का जो कि तेडर श्वान और मैथाइस श्लाइडन पेश कर रहे थे। इस थ्योरी का तीसरा पॉइंट, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स बाय सेल डिवीजन। तो ये बच्चे 3 मेन पॉइंट्स थे। आखिरी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, यानी जानदारों में मौजूद सेल की डिवीजन से नए सेल बनते हैं। ये तीनों मेन पॉइंट थे सेल थ्योरी के। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस सेल थ्योरी को यानी ओल्ड सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करके, नए रिसर्च करके, नए डिस्कवरियां करने के बाद इस थ्योरी को चेंज कर दिया गया और इस थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी का नाम दिया गया। मॉडर्न सेल थ्योरी के 7 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, पहले 3 पॉइंट ओल्ड थ्योरी के थे, लेकिन 3 पॉइंट्स के बाद जो मजीद 4 पॉइंट्स हैं उसी पॉइंट्स को उन्होंने नए डिस्कवर कर लिए। तो पहला पॉइंट है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मेनी सेल्स कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तीसरा पॉइंट है बच्चे, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स बाय सेल डिवीजन। ये 3 पॉइंट्स ओल्ड थ्योरी के थे। इन 3 पॉइंट्स के साथ मजीद 4 पॉइंट्स और भी साइंटिस्ट ने 19वीं सेंचुरी में ऐड कर दिए। आए जाते हैं उनकी तरफ। तो उनमें से 4th वाला पॉइंट जो है वो ये है बच्चे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल आर सेलुलर प्रोडक्ट। ये बच्चे इसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम जानदारों का जिस्म सेल का बना हुआ होगा या सेलुलर प्रोडक्ट का बना होगा। इसी पॉइंट को उन्होंने इसीलिए पेश किया क्योंकि ये 3 पॉइंट्स में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इस पॉइंट पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ एतराजात पेश किए गए। उसी एतराजात को खत्म करने के लिए साइंसदानों ने चौथा पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल आर सेलुलर प्रोडक्ट पेश किया। इस पॉइंट में मतलब यह है बच्चे कि ऐसे जानदारों के जिस्म में ऐसे पार्ट्स भी हैं जो कि सेल के नहीं बने हुए, लेकिन वो भी जानदारों के जिस्म का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे मैं आपको बताता हूं, हमारे बाल जो होते हैं वो सेल के बने नहीं होते, वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसी तरह बच्चे हमारे नाखून होते हैं वो सेल के नहीं बने होते बल्कि वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं हमारे जिस्म
का हिस्सा हैं और इसको हम लिविंग तस्वर करते हैं। लेकिन बच्चे इसके पीछे एक बात है, वो ये है बच्चे कि आप देख लें, बाल अगर बनते हैं तो बालों के रूट में, जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स, वहां पर सेल है, हेयर फॉलिकल सेल है। हेयर फॉलिकल सेल ये प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और इसी प्रोटीन से, केराटिन प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं। और इसी तरह बच्चे हमारे उंगलियों में, हमारे फिंगर में, हमारे टोज में, अपर सरफेस पर एट द बेस ऑफ नेल फार्मिंग सेल्स मौजूद होते हैं। वो नेल फार्मिंग सेल केराटिन प्रोटीन खारिज कर लेते हैं, जो कि केराटिन एक्सक्रीशन से नेल बनते हैं। तो इसी तरह बच्चे हमने ये बात कर ली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल आर सेलुलर प्रोडक्ट, यानी अगर ये नाखून हमारे बनते हैं वो सेल के प्रोडक्ट हैं, जो कि सेल सिक्रीट करके बनाते हैं। यानी सेल केराटिन प्रोटीन खारिज कर लेते हैं, जो कि सेल का प्रोडक्ट है, सेल का बना हुआ सब्सटेंस है। ये प्रोटीन सेल प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं और उससे हमारे नाखून जो हैं वो बनते हैं और उससे हमारे बाल बनते हैं। तो ये बच्चे एक एडिशनल पॉइंट सेल थ्योरी में पेश की गई। पांचवा पॉइंट है बच्चे, ऑल सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल्स लाइक डीएनए और आरएनए। तमाम जानदारों में जो सेल्स मौजूद होते हैं, ये सेल्स बच्चे, इन सेल्स के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होती है। हेरिडिटी मटेरियल का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं वालिदैन का बच्चों के साथ कुछ मुशाबहत होती है। वो मुशाबहत किस वजह से होती है? इसी वजह से होती है कि सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस में, सेल के मिटोकॉन्ड्रिया में, सेल के क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मौजूद होती हैं। यही डीएनए जब सेल डिवीजन के दौरान डिवाइड होती हैं तो अपनी डीएनए की कॉपी बन जाती है और इसी कॉपी बनने के बाद जो डॉटर सेल बनते हैं, उन डॉटर सेल्स में बराबर मिकदार में ये डीएनए ट्रांसफर होती है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि पेरेंट सेल जो होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स डॉटर सेल में मौजूद होती हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि पेरेंट सेल से डीएनए या आरएनए ट्रांसफर होती है डॉटर सेल में। अब बच्चे एक चीज और आपको मैं बताता हूं, अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, लेकिन याद रखें बच्चे, अकेले डीएनए हेरिडिटी मटेरियल नहीं है, बल्कि डीएनए के साथ साथ एक और चीज भी हेरिडिटी मटेरियल है, जिसको हम आरएनए बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये बात कह सकते हैं, तमाम जानदार या डीएनए के बने, या तमाम जानदारों में हेरिडिटी मटेरियल या डीएनए है और या आरएनए है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप देख सकते हैं बच्चे, हमारे बॉडी के अंदर डीएनए भी मौजूद है, सेल के अंदर डीएनए भी मौजूद है और आरएनए भी मौजूद है। लेकिन याद रखें बच्चे, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें हेरिडिटी मटेरियल डीएनए होती है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके सेल में डीएनए, जिनकी बॉडी में हेरिडिटी मटेरियल आरएनए होती है। इसी तरह बच्चे, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं एचआईवी के अंदर आरएनए मौजूद होती है एज ए हेरिडिटी मटेरियल। तो इसी तरह बच्चे, कुछ प्लांट वायरसेस भी ऐसे हैं जिसमें भी आरएनए एग्जिस्ट कर लेती हैं। तो इसी वजह से साइंसदानों ने ये बात भी सेल थ्योरी के अंदर ऐड कर दी कि ऑल सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल लाइक डीएनए और आरएनए दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स, जो कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल। पेरेंट सेल हर उस सेल को बोला जाता है जिसमें डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती है और वो आगे जाकर के डिवाइड होकर दो या 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल बना लेते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चे, ऑल द सेल आर केमिकली आइडेंटिकल। तमाम सेल केमियाई लिहाज से बराबर होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जितने भी सेल्स होते हैं बच्चे, उसमें
प्रोटीन मौजूद होती हैं। वो प्रोटीन का बना होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, वो लिपिड का बना होता है, वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, वो साल्ट और वाटर भी उसमें मौजूद होती हैं। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन ये 5-6 चीजें जो आपको मैंने बता दिए, उनमें इसकी प्रेजेंटेशन यानी उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए बच्चे हम कहते हैं कि ऑल द सेल आर केमिकली आइडेंटिकल। 7वां पॉइंट है बच्चे, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर विद इन द सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है बच्चे, थोड़ा सा मैं वो भी आपको बताऊं। मेटाबॉलिज्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है या डिफिनीशन है, all the chemical activity takes place inside the body is known as metabolism। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरे को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं बच्चे, कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से हमें क्या मिलती है, वाटर मिलती है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये है बच्चे कैटाबॉलिज्म। दूसरा है हमारे पास एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। मिसाल के तौर पर स्मॉल मॉलिक्यूल यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाप से ग्लूकोज बनता है। तो लिहाजा बच्चे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे सब्सटेंसेस के मिलने से एक बड़ी सब्सटेंस बन गई। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी तमाम जानदारों में सेल मेटाबॉलिज्म के बगैर अपना प्रॉपर फंक्शन अदा नहीं कर सकता। तो ये था बच्चे आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम सेल साइटोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। इसी तरह बच्चे और भी मज़ीद बेहतर तालीमी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। शुक्रिया।